नमस्ते। मैं राजश्री स्वामी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़। हम ब्रिटिश संविधान के बारे में सामान्य परिचय ले चुके हैं। आज हम ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश में दो प्रकार के संविधान होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान वो होता है जो किसी संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित दस्तावेज के रूप में बनाया जाता है और उसमें प्रशासन की समस्त क्रियाओं के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में उस संविधान में उस दस्तावेज में जानकारी होती है। और अलिखित संविधान वो होता है जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो ब्रिटेन का संविधान है। इस समय अलिखित संविधान में नियम कानून एक दस्तावेज के रूप में बंधे हुए नहीं होते, बल्कि ये निरंतर विकसित होते हुए रहते हैं। तो ब्रिटिश संविधान के बारे में मुन्नो ने कुछ बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा है कि ब्रिटिश संविधान एक ऐसा प्रलेख है जिसमें कोई एक लेख न होकर सैकड़ों लेख है। ये एक स्रोत से बना संविधान नहीं है, बल्कि इसमें अनेक स्रोत मिलकर विकसित हुए हैं। तो लिखित संविधान ब्रिटेन में, हालांकि ब्रिटेन में बहुत कुछ कम लेकिन कुछ मात्रा में लिखित स्रोत भी मिलते हैं, जिनमें हम देखें तो सबसे पहले आता है अधिकार पत्र एवं युग प्रवर्तक घटनाएं। तो अधिकार पत्र में सबसे पहले मैग्ना कार्टा की बात की जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा का अधिकार पत्र लाया गया था और इस अधिकार पत्र में सर्वप्रथम राजा पर ये अंकुश लगाया गया था कि वह बिना महान परिषद की अनुमति के कोई कर जनता पर कोई कर नहीं लगा सकता। यानी कि ये वैधानिक लोकतंत्र या सीमित राजतंत्र की शुरुआत मैग्ना कार्टा से हुई थी। ये एक लिखित दस्तावेज के रूप में माना जाता है और 1628 में आया था अधिकारों की याचिका। और उसी तरह हम देखते हैं कि 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जहाँ एक सत्ता बहुत ही बिना किसी युद्ध या हिंसक क्रांति के दूसरी शासन में बदल गया था। तो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद 1689 में अधिकारों का एक बिल पास हुआ था। जैसे हम उसमें कल पढ़ चुके हैं कि अधिकारों के बिल में राज्य संसदीय शक्तियों को बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया गया था और राज्य के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। राजा को कर लेने से पहले जनता संसद की अनुमति लेनी पड़ती थी। राजा अपनी कोई निजी सेना नहीं रख सकता था और भाषण उसको कम से कम वर्ष में एक बार संसद में उपस्थित होकर उसको अपना व्यू रखना पड़ता था। और उसको जो भाषण देते थे संसद सदस्य, उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण राजा का नहीं था। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 1689 के अधिनियम में दी गई थी। इसके अलावा जो लिखित स्रोत हैं उनमें आता है सेटलमेंट एक्ट 1701 में आया था, संसदीय अधिनियम 1911 में आए थे, 1949 में आए थे और भारत शासन अधिनियम जो 1947 में आया था, उसके तहत भी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। तो ये तो जो लिखित अधिकार पत्र और युग प्रवर्तक घटनाएं थी जिन्होंने ब्रिटिश संविधान को प्रभावित किया। इसके अलावा जो सोर्स हैं जो ब्रिटिश संविधान को प्रभावित करते हैं, उनमें आता है संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम। तो समय समय पर संसद जो अधिनियम पारित करती है, कानून बनाती रहती है, वो वहाँ की संविधान का भाग बनता जाता है। और तीसरा आता है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय का तात्पर्य है कि जो न्यायपालिका किसी भी का मामले में, किसी भी क्षेत्र में अपने को निर्णय देती है, तो वो निर्णय उस संविधान का भाग बन जाता है। हम भी हमारे देश में देखते हैं कि जहाँ संविधान अस्पष्ट होता है या कोई नासमझ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम अपने संविधान के माध्यम से उसको जो क्लियर नहीं है जो सिचुएशन, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं और वहाँ हम न्यायपालिका से परामर्श लेकर उसके सुझाव के अनुसार ही कोई कार्य किया जाता है। तो उसी तरह से ब्रिटेन में भी न्यायपालिका के जो निर्णय आते हैं, न्यायपालिका समय समय पर जो कानून पारित करती है, निर्णय देती है, वो वहाँ के संविधान का हिस्सा बन जाते हैं। तो डाइस ने कहा कि अंग्रेजी संविधान किसी कानूनों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो अभियोग लगाए जाते हैं व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, तो उस अभियोग के संबंध में न्यायालय जो भी निर्णय देता है वो वहाँ के संविधान का हिस्सा बन जाते हैं।
इसके लिए हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान चूँकि अलिखित है, कहीं भी स्पष्ट रूप से इसके दस्तावेज उसमें उपलब्ध नहीं है, तो समय समय पर ब्रिटेन के जो राजनीतिक विद्वान हैं, संविधान के विद्वान हैं, उन्होंने ब्रिटिश संविधान पर कुछ टीकाएँ लिखी हैं। तो उन टीकाओं को भी ब्रिटिश संविधान का स्रोत माना जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख है एंसन ने लिखी थी लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टीका को ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, का लिखित दस्तावेज के रूप में माना जाता है। और दूसरी बेजोट ने लिखी थी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टीका है जो ब्रिटिश संविधान पर लिखी गई थी। और पांचवा स्रोत है जो ब्रिटिश संविधान के तहत आता है, वो एक सामान्य विधि। सामान्य विधि का तात्पर्य ऐसे वैधानिक नियमों से है जो बिना किसी संसद के प्रयत्न के उत्पन्न हो जाते हैं और समय बीतने के साथ साथ वो देश के कानून का हिस्सा बन जाते हैं। और जिसे हम साधारण भाषा में रीति रिवाज भी कह सकते हैं। और क्योंकि रीति रिवाज इसलिए क्योंकि सम्राट या संसद ने इनको पारित नहीं किया, उन्होंने इसको नहीं बनाया, क्योंकि ये समय परंपरागत रूप से चली आ रही है, तो सामान्य विधि के रूप में इसको न्यायाधीश भी अपने कानून के रूप में इनका प्रयोग करने लग जाते हैं। और छठा जो स्रोत है ब्रिटिश संविधान का, वो होता है रूढ़ियाँ तथा परंपराएं। हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्रिटिश लोग हैं वो बहुत परंपरावादी हैं और परंपराओं को बहुत पसंद करते हैं। तो परंपराओं को पसंद होने के कारण बहुत से ऐसे कानून हैं, नियम हैं जो परंपराएं चूँकि अलिखित होती है, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो अलिखित जो परंपराएं हैं वो ब्रिटिश संविधान का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि ब्रिटिश संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन चूँकि बेजोट ने जब मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करी थी तो वो पहले प्रधानमंत्री कहलाए थे ब्रिटिश राज्य के, तो वो एक परंपरा बन गई और वो परंपरा सदियों से वहाँ चली आ रही है। और जो भी अब मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो अपने आप ही स्वतः स्फूर्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहलाया जाता है। इसी तरह एक सामान्य नियम वहाँ पर है कि जो कॉमन सभा का बहुमत का नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन यह कोई कानून में या कहीं संविधान में इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। कॉमन सभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे हम लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर जो कहते हैं हमारे देश में, वो हमारे यहाँ एक बार चुनने के बाद दोबारा भी एक बार चयन किया जा सकता है। लेकिन कॉमन सभा का जो अध्यक्ष होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अध्यक्ष होता है ब्रिटेन में, वो एक बार जब हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष के पद को संभाल लेता है तो फिर उस सक्रिय राजनीति से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेता है। वो अपने आप को एक निष्पक्ष रूप से उसका अध्यक्ष बनाता है हाउस ऑफ कॉमन्स का। उसके बाद वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं रहता है। तो ये एक सामान्य परंपरा, ये रूढ़ियाँ हैं जो ब्रिटिश संविधान का हिस्सा है और वो उस हिस्से के रूप में ब्रिटिश संविधान का भाग बन जाते हैं। तो ये जो हाउस ऑफ द ब्रिटिश संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से आगे निरंतर चलता रहता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक लिखित स्वरूप में नहीं है, निरंतर विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जैसे हम एक डायग्राम के माध्यम से भी इसको देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश संविधान है वो परंपराओं के अधिकार पत्रों के माध्यम से संसदीय अधिनियम, न्यायिक निर्णय, सामान्य विधि, विभिन्न प्रकार की टीकाएँ, वो परंपराओं, इन सब को मिलकर इनके जो अलग अलग स्रोत हैं उन स्रोतों से मिलकर एक संविधान का निर्माण करता है। और ये संविधान विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है, क्योंकि 1400 वर्षों के का निरंतर विकास का ये परिणाम है। और इसे हम जैसे पहले कहा था कि ये विश्व के मातृ संविधान माना जाता है। इसी संविधान से प्रेरणा लेकर फिर विश्व के जो बाद में देश स्वतंत्र हुए हैं, विश्व के देश, उन्होंने ब्रिटिश संविधान से प्रेरणा लेकर अपने संविधान के निर्माण करी है। और बहुत से देशों में संसदीय शासन व्यवस्था है वो लगभग ब्रिटिश संविधान के ही अनुरूप है। ब्रिटिश संविधान को ही उन्होंने अपना आदर्श माना है, उस आदर्श के स्वरूप में उन्होंने अपने संविधान का निर्माण करा है। धन्यवाद।